अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर एक गिरोह के हाथों हनी ट्रैप हुए। इस केस के एक मरकजी मुलजिम ने नामालूम मकाम से प्रोग्राम एक पाकिस्तान की टीम से राब्ता किया और तस्वीर का एक और रुख पेश किया है। इस किरदार का क्या मौक़िफ़ है ये प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन पहले सियासत। हुकूमत के लिए सियासी और कानूनी मामलात मुसलसल मुश्किल होते जा रहे हैं। कुल 3 जमातें इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए कल आ रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज 39 अराकीन कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया गया, जो कि उनके लिए एक कामयाबी। इस बदलती सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है, पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब। तारड़ साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताएं, जो जमातें एहतजाज के लिए आ रही हैं, इनको रोकने के लिए या इनसे निपटने के लिए आपके पास क्या हिकमत अमली? मेरी तो पहले गुजारिश होगी कि एहतजाज है किस चीज़ का। क्या एहतजाज इस चीज़ का है कि एफबीआर की डिजिटाइजेशन हो रही है? क्या एहतजाज इस चीज़ का है कि IMF का मुआहदा तय पा गया है? क्या एहतजाज इस चीज़ का है कि रुपया मुस्तहकम हो चुका है और वो जो डॉलर के साथ रुपए की एक जंग ऊपर नीचे रहती थी वो ख़त्म हो चुकी है? क्या एहतजाज इस चीज़ का है कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं? क्या एहतजाज इस चीज़ का है कि महंगाई जो पिछले साल 23% पे थी वो 11% पे आ गई है? तो देखिए, जो काम हो रहा है, मैं तो इन सारी जमातों को कहूँगा नेशन बिल्डिंग में अपना किरदार अदा करें, मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें और शुक्र अदा करें कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। और जो 2018 में तरक्की का सफ़र टूटा था और 4 साल 190 मिलियन पाउंड से लेके तोशाखाना से लेके जो इस मुल्क में लूट एंड प्लंडर हुई है, जो इकॉनमी को तबाह किया गया है, IMF को ख़त लिख के मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने की कोशिश की गई है, जो मुख्तलिफ इस मुल्क के अंदर साजिशें की गई हैं, अगर उनका खात्मा हुआ है तो इनको चाहिए कि ये शुक्राने के नफल अदा करें। ठीक है। अच्छा, लेकिन सर अब मसला ये है कि फिलहाल खबर है कि पंजाब और इस्लामाबाद में 144 लगाकर इनको रोका जा रहा है। तो सर क्या आपको नहीं लगता कि अब जो भी है ये अपनी समझ के मुताबिक तो एहतजाज कर रहे हैं, तो सर कन्फ्रंट्रेशन होगी, फ्रिक्शन होगी, मामला तसादुम तक पहुंच जाएंगे, बिकॉज दे आर एडमेंट कि वो वहां पे जाएंगे। सर इनको एहतजाज करने देंगे सर अगर ये पुरअमन एहतजाज की जमानत दें तो? देखिए, इस पे ऑब्वियसली कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने आ जाएगी, मगर अभी पीछे तरीके लबैक वाले आए थे और उनका सिर्फ एक एजेंडा था पैलेस्टाइन का, और हमने उनको मुतमईन किया कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे बहुत कुछ कर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने फ़लस्तीन के कॉज को चैम्पियन किया। SCO के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये कहा कि इजराइल जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। अली हैदर साहब, आई सॉ योर वीडियो, मैंने वो PM को दिखाई, हम ट्रैवल कर रहे थे, मैंने कहा कि आप देखें कि वो फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी रो पड़ा और अली हैदर साहब भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। तो ये जो आपके जज्बात हैं हमारे जज्बात हैं। PM ने 3 चीज़ें कहीं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने। नंबर 1, इजराइल और नेतन्याहू जंगी जराइम के मुर्तकिब हैं। नंबर 2, वो नस्ल कुशी कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की। नंबर 3, उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। और नंबर 4, हमने पाकिस्तान ने जो हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस है वहाँ स्टेटमेंट पढ़ी है, हम उस केस में हमने कंट्रीब्यूट किया है और हमारा मुतालबा है कि उस केस के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। ये जब मैंने बताया TLP को, वो राजी हुए इस बात पे। उन्होंने कहा आप दहशतगर्द कहें, हमने कहा हम तो दहशतगर्द से आगे की बातें कर रहे हैं, जंगी जराइम की बात कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स की बात कर रहे हैं। तो वो वापस चले गए। तो मैं तो चाहूंगा ये तमाम जमातें हमारे पैलेस्टाइन के स्टांस की भी तायद करें और कहें ये बहुत अच्छा किया है, हम भी आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। हम रिलीफ भिजवा चुके हैं पैलेस्टाइन में, अब दोबारा एक जहाज जाएगा इंशाल्लाह ताला वेरी सून, उनके स्टूडेंट्स को यहाँ अकोमोडेट कर रहे हैं और C-130 जाएगा, बिल्कुल जाएगा और इमदादी सामान पहुंचाया जाएगा। हमारी मेडिकल कॉलेजेस में बात हुई है कि पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेजेस के फाइनल ईयर्स के अंदर हैं उनको पाकिस्तान में दाखिला देंगे कि वो ये ना हो कि वहां पे डॉक्टर्स की इतनी किल्लत पैदा हो जाए कि मेडिकल स्टूडेंट दाखिला ना ले सकें। इन तमाम जमातों को मैं कहता हूं आप इस स्टांस की तायद कर दें खड़े होके। यानी इस्लामाबाद आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? अगर तो मकसद इक़्तिदार का हसूल है तो वो नहीं होना। ये गवर्नमेंट
इट्स हियर टू स्टे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से 5 साल के लिए जो मैंडेट मिला है हम रहेंगे। ये तो कह रहे हैं। अल्लाह का फजल। अच्छा, मैं तार साहब पहले तो मैं जरा अप्रिशिएट कर लूं सर आपके इस इकदाम को, थोड़ी सी शिकायत के साथ कि प्लीज सर अगर आपने इतना कुछ किया है पैलेस्टीन के लिए तो ये प्लीज बताया करें। ये तो थैंक्स टू यू कि आप मेरे प्रोग्राम में आए और लकीली मैंने ये सवाल कर लिया तो आपने इतना कुछ खोल के बताया। सर प्लीज इसको बताया करें ताकि लोग जान सकें कि आप फलस्तीन के लिए क्या कर रहे हैं। एक दूसरा ये सर, ये तो कहते हैं कि दिसंबर तक, इमरान खान का आज का बयान था, दिसंबर में गवर्नमेंट जा रही है और अभी जिस तरह से 36 मजीद लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन को वापस देने पड़े हैं, तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें देनी पड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यही हाल चलता रहा तो दिसंबर तक ये गवर्नमेंट शायद ना रहे और इलेक्शन की तरफ बात चली जाए। देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कभी कहते हैं 9 मई के हमले मैंने कराए थे मगर मैं पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराऊंगा, कभी कहते हैं हुकूमत नहीं रहेगी। ऑब्वियसली खान साहब ने भी, बानी चेयरमैन पीटीआई ने अपने आप को तसल्ली तो देनी है, एक अपने आप को हौसला देना है, तो दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा होगा उनके लिए, बड़ी अच्छी बात है, सोचते रहें। ही कैन ड्रीम ऑन, बट आई एम टेलिंग यू, अल्लाह ताला के फजल से, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस गवर्नमेंट इज हियर टू स्टे। बट और ये 5 साल मुकम्मल होंगे। ये जी एक और बैकलैश ताड़ साहब, बैकलैश के लिए गवर्नमेंट के लिए आ सकता है, इनफैक्ट आ चुका है सर। 9 मई के 12 मुकदमात में पीटीआई के बानी की जो है वो रिमांड मांगा गया था, वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कालअदम करार दे दिया सर। और यहां तक भी खबरें आ रही हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक थी, प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस मौक़िफ़ नहीं था। तो सर आपको नहीं लगता कि अब, जो कि हमें इससे पहले इल्ज़ाम था कि एक ख़ास हाई कोर्ट है वो फेवर देता है या सुप्रीम कोर्ट से फेवर मिल जाती है, लाहौर हाई कोर्ट पे ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं था, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कालअदम करार दे दिया सर इसको, तो आपको नहीं लगता ये प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी है? कभी आपने सोचा है कि हमारी जुडिशरी वर्ल्ड रैंकिंग्स में इतनी लो रैंक्ड क्यों है? ये अगर वहां होते ना अमेरिका में तो कैपिटल हिल वालों को आज तक सजा ना होती। वहां पे आप पेंटागन के नजदीक जाके मुझे पटाखा चला के दिखाएं या कोई हल्का सा एहतजाज करके दिखाएं, इधर आगे लगा दिए हैं पूरे मुल्क के अंदर और ये कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन का सबूत नहीं है। जियो फेंसिंग मौजूद, मौके पे आपकी जो एक मौजूदगी है साबित, आग लगाना, वीडियोस के अंदर इमरान खान साहब की 3 बहनें मौजूद, 3 बहनों के साथ उनका भांजा मौजूद, वर्दी डंडे पे लटकाए हुए, लूट मार करते हुए दिखाया जा सकता है। मुझे एक मासूम बनी हुई है सनम जावेद साहिबा, गंदी गलीज गालियां दे रही माँ बहन की, आप वो वीडियोस नहीं चला सकते कि हम जा रहे हैं, हम देख लेंगे, हम आग लगा देंगे, हम मार देंगे। तो और क्या सबूत चाहिए? वो और क्या सबूत चाहिए? जियो फेंसिंग, वीडियोस, इनके रहनुमा कह रहे हैं खान साहब ने मीटिंग की थी। क्या शमशाम बुखारी ने ये बात नहीं की? क्या शफकत महमूद ने उस मीटिंग में डिसएग्री नहीं किया? क्या शंदाना गुलजार ने नहीं कहा खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? क्या मुराद सईद ने नहीं कहा कि अपने अपने मकामात पर पहुंचे? क्या शेरार अफरीदी ने नहीं कहा कि हम GHQ जा रहे हैं? क्या यास्मीन राशिद ने नहीं कहा कोर कमांडर हाउस पहुंचो? ये या तो अगर हमारी इमेजिनेशन थी या हम ख्वाब देख रहे थे तो ठीक है, सबको छोड़ दें, जेलें खोल दें, रेपिस्ट को, दहशतगर्दों को, तमाम को छोड़ दें। वैसे तो अगला सवाल जो मैं करने जा रहा हूं, बड़ी मैं मुश्किल से करने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता बाद में मेरे साथ क्या होता है, आप देख लीजिएगा। सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि चलिए फैन फॉलोइंग भी हर जगह है और एक फेवरेटिज्म भी पाया जाता है बकौल आपके, सर ये बड़ी कोऑर्डिनेटेड सी एक एफर्ट है। चले एक आधे जज साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं कहा, जज साहब तौहीन मत लगा दीजिएगा, एक आधा जज फैन हो गया, कोई एक आधा कोई हो गया फैन निकल आया, उनकी फैमिली फैन निकल आई, पर ये हर हाई कोर्ट में से रिलीफ मिलना, इतनी कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे पॉसिबल है सर? फिर यही कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक है या कोई केस ही नहीं है? देखें, जब आप 9 मई का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगाएं और उसको स्टे ऑर्डर दे दें और प्रोसीडिंग स्लो डाउन कर दें तो एक सेशन जज की क्या पसली है या एक लोअर कोर्ट के जज की क्या पसली है कि वो क्यों स्टैंड ले? तो तासुर तो यही है, बुकला, ये सारी बातें बुकला करते हैं और ये तासुर मिलता है। हम बार रूम्स में जाते हैं, वहां भी ये बातें होती हैं, तो ये तासुर बड़ा उभर के सामने आया है कि कुछ लोग हैं जो मैनेज करते हैं, तो ये तासुर बिल्कुल कायम है और बड़ी जोरों शोरों से कायम है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो अब एक और चीज हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने आज 39 अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इज देयर अ थ्रेट लर्किंग ऑन PMLN और गवर्नमेंट दैट आहिस्ता आहिस्ता अगर इनको नशिस्तें वापस मिलना शुरू हो गई सर तो फिर आप शायद मेजॉरिटी खो दें और इनके केसेस में भी रिलीफ मिल रहा है? ख्वाजा आसिफ ने भी इस खदशे का इजहार कर दिया, आपके इल्म में होगा सर।
Is there a threat lurking on the government right now? नहीं, इंशाल्लाह हम बिल्कुल कोई थ्रेट नहीं है और इन तमाम हथकंडों से हम बिल्कुल ना खौफजदा हैं, ना मुझे लगता है कोई थ्रेट है। हम इंशाल्लाह ताला अपना काम करते रहेंगे मुल्क की तरक्की के लिए और मईशत की बहाली के लिए, लोगों की मुश्किलें आसान करने के लिए। मैं बिल्कुल किसी चीज़ को थ्रेट नहीं समझता। सहूलतकारी का कुछ मामला चल रहा है बट मैं इसको थ्रेट नहीं परसीव करता। अच्छा सर, मैं मुझे एक शिकायत थोड़ी सी मैं और करना चाहूँगा यहाँ पे आपसे नहीं है, नून लीग से है सर। वो ये है कि 2-4 और अता तारड़ नून लीग के पास होने चाहिए, क्योंकि एक अगर आप काम कर भी रहे हैं तो वो काम आवाम तक नहीं पहुँच रहा, मीडिया तक नहीं पहुँच रहा। तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि या तो आप अपना वक्त बढ़ा दें मीडिया को देने के लिए, या 2-4 लोग अपने जैसे और ट्रेन करें सर। अब यहाँ पे मेरा सवाल ले लीजिएगा सर, तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान आज से 10 रोज़ पहले किया गया था, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये पाबंदी भी हुकूमत को बचाने की एक कोशिश है या वाकई पाबंदी लगाने जा रहे हैं? देखिए, एक असूली फैसला होता है इन प्रिंसिपल एक फैसला किया गया, उसके बाद मशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। सदर मुमलिकत का बड़ा हौसला अफजा जो है वो रवैया है और उनकी पार्टी में भी मशावरत हो रही है, कानूनी होमवर्क भी हो रहा है। जब एक असूली फैसला प्रिंसिपल डिसीजन अनाउंस किया जाता है, उसके बाद फिर हतमी फैसले का सफ़र तय किया जाता है। तो हतमी फैसले का सफ़र तय कर रहे हैं, तो बहुत जल्द जो है वो आप देखेंगे कि बहुत हम लाहे अमल जो है वो मजीद उसका ऐलान करेंगे। अच्छा सर, अब मैं आई नो आप बिजी होंगे, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस आखिरी 2 सवाल हैं। तहरीके इंसाफ और इमरान खान अगर माफ़ी मांग लें तो मामला हल हो सकता है। एक साथ ही ज़िम्नी सवाल मेरा, लोग सवाल करते हैं कि इदारों पे हमला किया इन्होंने, ये इल्ज़ाम है इन पे, इंतशार इन्होंने फैलाया, ये इल्ज़ाम है इन पे, और फिर इनके ऊपर दीगर भी इल्ज़ामात हैं, छोटे मोटे केसेस भी हैं। माफ़ी अगर देनी है तो फिर इदारा दे या अवाम दे माफ़ी? आप कौन होते हैं, हुकूमत कौन होती है माफ़ी देने वाली? एक और क्या वाकई ही माफ़ी के बाद सब गुनाह धुल जाएंगे इनके? देखिए, बात यह है कि मामला तो यह है कि एतराफ़ जुर्मी नहीं है ना। एक तरफ पिटाई है, मुल्क को तबाह करने की साजिशें हैं। जो बंदा ये कहे कि मैं इक़्तिदार में ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा, IMF को लेटर लिखो, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने दो, कौमी सलामती के इदारों पर चढ़ दौड़ो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। मैं अली हैदर साहब, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से कहूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ। अच्छा, ना मेरी जमात ना कोई और जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, ना मेरे लीडर ना किसी और जमात के लीडर पाकिस्तान से बड़े नहीं हैं। ये पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, ये पाकिस्तान है तो सियासी लीडर हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर। और जो समझता है कि वो पाकिस्तान से बड़ा है या उसकी सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी है, तो आए जोर लगा के देख ले। ठीक है अता तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे अगले मेहमान हैं नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब। अली खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, आपको तो अब तहरीक इंसाफ को तो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, मखसूस नशिस्तें आपको मिलना शुरू हो गई हैं, उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। सर, आपकी 5 घी में, उसके बावजूद भी जुम्मे को आप एहतजाज करने जा रहे हैं। सर, पंजाब में 144 इस वक्त नाफिज है। जब मामला ठीक हो रहे हैं आपके, तो फिर तसादुम का रास्ता क्यों? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली हैदर साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद, तो आप वापस आप तशरीफ लाए हैं करबला मोहल्ला से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि ये किसने आपको कह दिया कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो तसादम होता है? इसी से यहाँ है कि मुस्लिम लीग नून की सोच क्या है और ये कितनी फस्तायत से भरी हुई जमात और इनकी सोच कितनी फस्तायत से भरी हुई है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दफ़ा 144 पूरे पंजाब में लगा रहे हैं। अगर आप इतने अवामी तौर पे मकबूल हैं तो आप क्यों इतना डर रहे हैं? एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, किस चीज़ के लिए है? नंबर 1, असीरान की रिहाई के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है। दूसरा, मैंडेट की वापसी, उसके साथ साथ महंगाई के खिलाफ एक एहतजाज है, और रूल ऑफ लॉ कि मुल्क में जो एक लाकानूनियत है और हर जगह जो ये सारा कुछ हो रहा है, अगर इसमें एक दिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, लेकिन सर देखिए, अर्ज ये है कि ये प्रोटेस्ट एक तो पीसफुल इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि दफा 144 नाफिज है। आप प्रोटेस्ट निकालेंगे, वो आपको रोकेंगे तो तसादुम होगा। एक दूसरा, ये
अभी भी आपके लोग असीरान हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं वो अर्ज कर रहा हूं कि रिलीफ मिलने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, तो क्या इस बात की उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि अदालत आपको आगे चल के भी रिलीफ देगी और आपके असीरान भी आजाद होंगे? देखिए अली हैदर साहब, प्रोटेस्ट कॉल जो है वो पार्टी ने दी है पूरे मुल्क में। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी कल है और सिंध में भी है, बलूचिस्तान में है और पंजाब में, और मे बी AJK और GB में भी हो। अब सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी अपनी हुकूमत है, सिंध और बलूचिस्तान में कोई दफा 144 नहीं है। ये पंजाब कोई पाकिस्तान की कोई अनोखी सरजमीन है जहां किसी किस्म की ना सियासी आज़ादी है और ना पंजाब की धरती पे जो हम सबकी धरती है, और ना वहाँ कोई शख्सी आज़ादी है। लोगों को उठा लिया जाता है, MNAs को पकड़ लिया जाता है, एंटी करप्शन के महकमे को आपने घर की बांधी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बना दिया है। जिस MNA से आपने वफादारी बदलनी हो उसके पीछे आप एंटी करप्शन लगा देते हैं। तो अली हैदर साहब मुझे यही बताइए, क्या ये पंजाब के लिए, तख्त लाहौर के लिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कोई नया आइन लिखा है जहां आप अपनी जब मर्जी आए दफा 144 लगे? जब आप इधर इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आई थी, हालांकि आपके पीछे 50 बंदे नहीं थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो दफा 144 नहीं लगाई थी, वरना अगर हम चाहते तो पंजाब में हमारी अपनी हुकूमत थी, आप प्राइवेट में अपने जाती उम्र से बाहर ना निकल पाती। हमने आपको आने दिया, हमने मौलाना साहब को आने दिया, हमने TLP को आने दिया, हमने बिलावल साहब को आने दिया। क्या हुआ? एहतजाज हो गया, चले गए। लेकिन अली साहब देखिए, अर्ज ये है कि इसमें जो जमीनी हकीकत अगर उसको देखें तो आपने जब जब एहतजाज किया तब तक आपके लोगों को पकड़ा गया। अभी भी आपके 10,000 के करीब कारकुन जो है वो इस वक्त जेरे हिरासत है। सर अभी दोबारा आप ये करेंगे, पाबंदी है, करने पे पाबंदी है, आप एहतजाज करेंगे फिर लोग पकड़े जाएंगे आपके। तो इस मुश्किल में जब आपको पहले ही वर्कर्स की कमी का सामना है, लीडरों की कमी का सामना है, आधे लीडर अंदर हैं, फिर लोगों को उस इम्तिहान से गुजारना इस वक्त क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? सर देखिए, वर्कर्स की तो अली हैदर साहब कोई कमी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लीडर एक ही है, बाकी अगर कोई अपने आप को लीडर समझता है तो वो समझता रहे, लीडर एक ही है, इमरान खान साहब है। बाकी सारे वर्कर हैं, कोई MNA है, कोई MP है, कोई यूनियन काउंसिल का वर्कर है। अगर किसी को शक है, जोम है अपने लीडर होने का, तो जरा अपने से PTI का टैग हटा के फिर आ जाए मैदान में। तो ये बात तो है ही नहीं कि हमारा वर्कर कम है, फलाना है। हाँ, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर वो निकलेंगे तो पकड़ दकड़ होगी, लेकिन क्या सियासी जमातें पकड़ धकड़ के खौफ से बैठ जाएं, चूड़ियां पहन लें? क्या करें? सियासत ना करें, अपने राइट्स के लिए खड़े ना हो। ये कल को नर्सेस का एहतजाज होगा, टीचर्स का होगा, किसानों का होगा, डॉक्टर्स का होगा, जिसका भी हो, ना निकलें। क्या पाकिस्तान में आईन मुअत्तल है? वजह क्या है? या तो फिर पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगाएं ना, या फिर पंजाब की क्या ऐसी कोई बात है? देखें, खैबर पख्तूनख्वा में, मैं इलेक्शन की बात आपको कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में हम निकले, उस वक्त यही फस्ताई हुकूमत थी, वहां हम जलसे कर पा रहे थे, हमारे लोग सिंध में कर पा रहे थे, पंजाब में नहीं कर पा रहे थे। ये पंजाब कोई स्पेशल कोई केक बना के दिया गया है हाउस ऑफ शरीफ को कि जनाब यहाँ आप खुलकर खेलें, बाकी ठीक है, बाकी पाकिस्तान में लोग अपनी सियासत करेंगे, ये आपकी राजधानी है। मेरे तो ख्याल में हमने जो पाकिस्तानी माशरती अलूम में पढ़ा था, माशरती अलूम में, वैसे इंडिपेंडेंट बुक्स में भी, कि पाकिस्तान में वो जो छोटे छोटे स्टेट्स होते थे ना, स्टेट्स ऑफ स्वात या भावलपुर, वो सारे तो खत्म हो गए। क्या ये एक नया स्टेट वजूद में आ गया है जिसकी राजधानी की मालिकन जो है मोहतरमा मरियम साहिबा हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब हैं, या शहबाज शरीफ साहब हैं? वैसे बाय द वे, जाते जाते कमेंट्स, क्योंकि टाइम का नहीं पता कितना है, वैसे एक बात है अली हैदर साहब, क्या ये आम पाकिस्तानी, मैं ये बात बड़ी संजीदगी से आपको कह रहा हूं और मैं इस पे स्टैंड करूंगा, ये जो भी मैं बात कर रहा हूं, क्या ये पाकिस्तान एक ऐसे आदमी ने जो एक कलम का मजदूर था और सेल्फ मेड आदमी था, जिसने सिर्फ इस वजह से अपने भाई जिन्ना साहब ने अपने भाई को नहीं अंदर आने दिया और उनको कहलवा भेजा कि कभी अपने आप को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भाई के तौर पे ना मुतारफ कराना? तो ये क्या वजह है? क्या ये आम पाकिस्तानी के इंटेलेक्ट की तौहीन नहीं है कि बड़ा भाई जो है वो 3 बार का वजीर आजम हो, पार्टी का हेड हो, साहबजादी जो है वो वजीर आला हो, छोटा भाई जो है
वो वजीर आजम हो और समदी जो है वो वजीर खारजा हो, वजीर खजाना हो, और अब अपने भतीजे को दोबारा एक प्रॉपर पोर्टफोलियो जिम्मेदारी देने जा रहे हैं लाहौर में। क्या आम पाकिस्तानियों का कोई इस इंटेलेक्ट लेवल नहीं है? क्या लीडरशिप चंद खानदान तक महदूद रह गई है? ये जना का भी अच्छा सर, और जो बात मैं आपको कर रहा हूं उस पर मैं स्टैंड करूंगा, वो ये है, अगर थ्रू प्रॉपर चैनल इमरान खान साहब के अपने साहबजादे कासिम और सुलेमान साहब आते हैं और खान साहब उनको चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनाते हैं, सबसे पहले अली मोहम्मद एहतजाज करेगा कि नहीं ये हक शरार अफरीदी का है, नहीं ये हक हमाद अजहर का है या मुराद सईद का है कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में जो इतनी हिम्मत करे कि भाई ये हक हमारा है, हम वर्कर हैं, हमने मारे खाई हैं, लीडरशिप पे हम लोगों का हक है? ये क्या आपने जो है जमहूरियत के नाम पे ढकोसला बनाया? अली साहब, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है, बड़ा अहम सवाल है। और पाकिस्तान आम पाकिस्तानी का पाकिस्तानी राइट अली मोहम्मद साहब, सर ये सवाल बड़ा आम है, आप जो सवाल उठा रहे हैं बहुत आम है। इसके लिए मुल्क बना था कि 75 साल बाद जो है चचा जो है वजीर आजम हो, भतीजी जो है वजीर आला हो। मुझे कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, ना अनाद है, वो मेरी इज्जत भी करते होंगे, मैं भी एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होगा, लेकिन मैं उसूली बात कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 12 करोड़ पंजाबी? सर वो तो उनकी अपनी जमात में भी लोग कहते हैं कि आपको याद होगा साद रफीक जैसे लोग उनकी अपनी जमात में भी हैं जो बोल पड़े थे। आपकी बात बिल्कुल बजा होगी। अच्छा सर, अब एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं आपके लिए और उसके बाद मैं वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद दोबारा आप ही से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। पीटीआई वाले निजी महफिल में कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, या ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस के बदलते ही इलेक्शन हो जाएगा। ये राना सनाउल्लाह ने दावा किया है। नहीं, ये राना सनाउल्लाह ने दावा किया है। कौन कह रहा है? मैं सर इसका जवाब एक वक्फे के बाद लेता हूं। मैं बताता हूं सर आपको कह कौन रहा है। ये भी एक कह रहा है उसको कुछ मैं सर मुझे बिल्कुल ठीक सर, मैं एक वक्फा ले लूं सर, मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, मैं वक्फे के बाद इसी पे आप अपने पूरा कमेंट दीजिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं अली मोहम्मद खान साहब। ये गुफ्तगू बेसिकली आज एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने की है कि पीटीआई के लोग निजी महफिल में कहते हैं जी हमारी बड़ी बात हो गई है, और वो जो इतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनको शायद ये भी कन्वे किया गया है कि एक बहुत बड़े ओहदेदार यानी चीफ जस्टिस साहब के रिटायरमेंट के बाद कुछ मामलात हो जाएंगे और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। तो सर ऐसा कुछ है? देखिए, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ है तो वो गलत है। होना जो चाहिए वो ये है कि तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट वापस किया जाए। इस वक्त भी आधे मैंडेट के साथ भी रिजर्व सीट्स इंशाल्लाह जब मिलती हैं तो हम 120 को क्रॉस करेंगे। तो अगर हमें हमारा जो ड्यू मैंडेट है वो मिलता है तो हम 2/3 तक पहुंच सकते हैं। और इमरान खान साहब के खिलाफ मेन केसेस सारे खत्म है अल्लाह के करम से। साइफर खत्म हो गया, तोशाखाना खत्म हो गया, इद्दत केस खत्म हो गया। अब तो वैसे ही बराए नाम 9 मई का बहाना बना के उनको अंदर रखने की कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उनको बाहर न आने दिया जाए। तो अगर चीज़ें डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की तरफ आती हैं, नॉर्मलसी आती है और एक मोतदिल सियासत शुरू होती है, आइन के मुताबिक काम आगे जाता है, तो जो मुझे नजर आ रहा है वो तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आनी चाहिए। और मुस्लिम लीग नून तो तीसरे नंबर पे आएगी क्योंकि उसका तो 17-18 सीटें असल में तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी सामने आई है। मुझे नहीं पता क्या डील है, क्या कमजोरी, क्या मजबूरी है कि जरदारी साहब ने अपनी जमात को तीसरे नंबर पे लेके गए हैं, हालांकि उन्होंने दूसरे नंबर पे बड़ा मैंडेट लिया है। तो अगर ये सारा कुछ नहीं होता, अगर तहरीक इंसाफ को उसका अपना मैंडेट नहीं मिलता, तो फिर तो हम नए इलेक्शन की बात फिर मजबूरन करेंगे, हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये बात जो कहते हैं कि बात हो गई है, ये बात कहाँ हुई है सर? देखिए, साफ बात है, ये ऐसी ड्रामे लोग करते हैं। माजी में हमारा एक रोल सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रहा है। साफ बात करें, जो कहता है कि वो ये कहे ना कि एस्टैब्लिशमेंट से या मिलिट्री से किसी की बात हुई है कि जनाब आपको, ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या बच्चों वाली बातें हैं? और क्यों कोई बात करेगा? और मैं ये भी आपको कह दूं, अगर तहरीक इंसाफ से कोई इस तरह की मूव है, मैं उसकी मुखालफत करूंगा। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का, मिलिट्री का एक बुनियादी कलीदी रोल है रीढ़ की हड्डी का, मुल्क की सलामती के लिए। वो उनका काम है, वो उन्हीं को साझे। लेकिन रियासती बाकी उमूर जो हैं, जो गवर्नमेंट चलाना है, कानून साजी है, रूल ऑफ लॉ है, बेशुमार और इश्यूज हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, फॉरेन अफेयर्स है, ये सारा सिविलियन गवर्नमेंट की डोमेन है। और हाँ, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फॉरेन अफेयर्स में, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट की, इनके इदारों की। उनके पास जो मालूमात हैं, उनके पास जो स्पेशलिटी और एक्सपर्टीज़ है, वो हम लोगों के पास तो नहीं है।
तो ये चीजें अगर कोई कहता है हमारी जमात में से, अगर लेकिन कोई एक कहता कंफ्यूजन है ना सर अली साहब, मुझे कह दीजिए, वो उस बयानी के खिलाफ जाएगा जो इमरान खान साहब पिछले इतने अरसे से जो है उन्होंने डेवलप किया है। वरना क्या जरूरत है उस अल्लाह के वली को, 350 दिनों से वो जेल में बेचारा बैठा है बगैर किसी गुनाह के, यानी कि सजा तो उसको कोई नहीं हुई। देखिए ना, ये कितना जुल्म है कि कोई सजा उसको नहीं हुई और अंडर ट्रायल केसेस में अभी उसको दोबारा अंदर किया हुआ है। 350 दिनों से क्यों जेल में है इमरान खान साहब? अच्छा, यहाँ पे मामला सर ये है, कंफ्यूजन जिसे कहते हैं, अभी आपने कहा कि, और ये बात नजर भी आ रही है, जैसे आज आपको 39 नशिस्तें मिली हैं, आगे जाके भी आप अगर जीत जाते हैं मामलात, आपको मजीद नशिस्तें मिलती हैं। एक तो है वो मामला, किसी और की नशिस्तें मिली नहीं, आप ही की है सर, आप ही की है जो आपसे छीनी गई थी, मान लिया सर, वो आप ही की है। अच्छा, अब इमरान खान कहते हैं नए इंतखाबात की बात, आज बल्कि खबर यह भी है कि उन्होंने आर्मी चीफ के लिए पैगाम भी भिजवाया है। ये नशिस्तें मिलने वाला प्रोसेस तो बिल्कुल समझ में आता है, अदालत में आप गए, आपने अपना हक वापस ले लिया। ये नए इंतखाबात की बात जो है ये क्यों हो रही है सर? ये नए इंतखाबात की बात कहां से हो रही है सर? अब अचानक से क्या ऐसी सोच पाई जाती है? मुझे एक बात बताइए, अगर आप हमें हमारा मैंडेट नहीं देंगे, हम 170-180 सीटें जनरल इलेक्शन में जीत चुके हैं, हमारे पास इस वक्त 90-91 के करीब है, तो आप हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? अगर हमें आपको ये कह रहा है कि आप जाएं और अगले 4.5 साल जो हैं ट्राइब्यूनल्स में अपना वक्त ज़ाया करें, जिसमें से कभी कोई रिजल्ट मुझे बताएं, सन 71 के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, कभी ट्राइब्यूनल्स ने केसेस का फैसला अगले इलेक्शन से पहले किया? एक ही रास्ता है, या तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बना दे, 8 फरवरी के इलेक्शन पे 184(3) के तहत इंक्वायरी करे, वो एक रास्ता हो सकता है। ये जो इलेक्शन है इसको 5 साल पे ले जाने का, कि अगर तहरीक इंसाफ को एक फेयर चांस मिलता है अपनी सीटें वापस मिलने का, नहीं है तो फिर मजबूरन हमें फ्रेश इलेक्शन की डिमांड जो है वो करनी पड़ रही है, और तो कोई रास्ता नहीं। और ये जो आपने बात की कि कोई पैगाम भिजवाया, देखें, कोर कमेटी के मेंबर के तौर पे, उनके एक MNA या साबिक वजीर के तौर पे, और तकरीबन हर हफ्ते 1 या 2 या 3 बार, कम से कम 2 बार खान साहब से जेल में मुलाकात भी हो जाती है। मेरे नॉलेज में कोई ऐसा पैगाम नहीं है जो खान साहब की तरफ से आर्मी चीफ साहब की तरफ गया हो। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं बता दीजिए। अच्छा अली साहब, दूसरी बात यह है कि वही जो मैंने जिक्र किया, इमरान खान साहब ने पैगाम दिया और फिर वो गुफ्तगू आपको पता है सहाफ़ियों से होती है, बाहर निकल आती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग PTI को फौज के सामने खड़ा कर रहे हैं, यानी फौज को PTI के सामने लाकर खड़ा कर दिया इन दो जमातों ने। सर, ऐसा कोई अभी तक नजर नहीं आया, क्योंकि जितना भी तसादुम हुआ है वो बराह रास्त आपका फौज के साथ हुआ है। खान साहब के जुमले फौज के लिए, फौज के सरबराह के लिए, वो डेफिनेटली वो अदा किए गए। फिर 9 मई हुआ, चले आपने कहा कि आपने नहीं किया, लेकिन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं DG ISPR खुद ये कह रहे हैं कि आपको शरपसंद जमात कह रहे हैं, आपके लिए खिलाफ उनके पास सबूत है। तो इसमें ये पीपल्स पार्टी नून लीग कहां से आ गई सर? देखिए, पहले तो DG ने हमें शरपसंद किसी जमात का नाम नहीं लिया। अब उनको जो शरपसंद नजर आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो शरपसंद हो सकता है उनकी मालूमात गलत हो या वो किसी और एंगल से देख रहे हो, तो उस पर मैं नहीं कमेंट करता। हाँ, पीपल्स पार्टी और खासकर मुस्लिम लीग नून की कोशिश जरूर होगी कि सियासी तौर पे तो तहरीक इंसाफ का सफाया नहीं कर सके तो उनको अपनी मिलिट्री से लड़ा दो। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ना हमारी मिलिट्री से कोई लड़ाई है, ना होनी चाहिए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमने नहीं लड़नी, क्योंकि इसमें खुदा न खास्ता अगर हमें जीत मिलती है तो पाकिस्तान की हार है। फौज अगर हारती है मुल्क टूटता है, और अगर हम तबाह होते हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी लड़ाई हो जो कि नहीं है कि बिलफर्ज महाल होती है, तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात अगर टूट फूट का शिकार होती है, फिर इलाकायत, असबियत, नस्ली तासुब, लिसानियत, ये चीजों को हवा मिलती है। ग्रेटर बलोचिस्तान और पख्तूनिस्तान, ये ड्रामे चलते हैं। हम इन सब चीजों के खिलाफ हैं। हम एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं जहां सबको अपना अपना हक मिले। तो मिलिट्री से, आर्मी से, आर्म फोर्सेस से लड़ाई तो कोई मुल्क दुश्मन ही सोच सकता है। हाँ, एक बात बड़ी वाज़ेह हो और बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। इसमें से तहरीक इंसाफ में से भी अगर कोई आगे बढ़ के डील करेगा, अली मोहम्मद उसकी मुखालफत करेगा। और वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो माजी में रहा है वो नहीं होना चाहिए। उस पर इमरान खान साहब ने वाज़ेह पोजीशन ली है, और हमारी जमात की, इमरान खान साहब की या अली मोहम्मद की पोजीशन वही है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी, जो स्टाफ कॉलेज में
मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कायद-ए-आज़म ने स्पीच की थी कि पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे, उसके इम्प्लीमेंट इदारे करेंगे। और इदारों में सिर्फ आर्मी नहीं आती, उसमें बहुत से इदारे आते हैं। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के इदारे आते हैं, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के आते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री आती है, आपकी फॉरेन अफेयर्स आती है, आपकी हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट, रोड्स, रेलवे, सारा कुछ उसमें आता है। तो ये जो देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है। अगर इस फ्रेमवर्क के तहत ये मुल्क आगे जाएगा, ये मुल्क जिन्ना का पाकिस्तान बनेगा। नहीं है तो आप ये देख लीजिए, आखिरी बात, हाइब्रिड रेजीम्स ट्राई हो चुकी हैं, 3 बार मार्शल लॉ लग चुकी हैं, इमरजेंसी लग चुकी है, फौजियों ने अपने आप देख लिया है कि कितना वो उसको चला सकते हैं, सिविलियंस ने अपना देख लिया है कि कितना चला सकते हैं, टेक्नोक्रेट से भी चलाने की कोशिश की गई, सब फेल हो गया। एक चीज से चलेगा और वो है आईन पाकिस्तान। आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस मुल्क को बनाया, उसमें फौजी को अपनी इज्जत मिलेगी, उसकी वर्दी की इज्जत मजीद बढ़ेगी, उसमें ब्यूरोक्रेसी एक आजाद तरीके से गैर सियासी अंदाज में जो भी हुकूमत में आता है। और कायद-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को भी बताया था कि आप किसी सियासी हुकूमत के मुलाजिम नहीं हैं, आप रियासत के मुलाजिम हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। वो स्पीच मौजूद है, मैं आपको कोट कर सकता हूँ कि मिनिस्टर्स कम एंड मिनिस्टर्स गो, गवर्नमेंट्स कम एंड लेकिन अली साहब अगेन देखिए, प्राइम मिनिस्टर मैंने स्टे ऑन ब्यूरोक्रेसी को कहा। जब आप तो सर इस सवाल का जवाब दे रहे थे अली साहब, तो मेरे ज़हन में एक बात आई, नया कायद-ए-आज़म बना ले, नया मोहम्मद अली बना ले, कुछ नया। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है सर, वो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे कानून के तालिब इल्म के यही पता है कि हमने इस आदमी को फॉलो करना है। सर देखिए, बात ये है अली साहब, आज आप बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि आपका फौज से कोई तसादुम नहीं है। और हाँ, अगर हो सकता है इन 2 जमातों ने कोशिश की हो आपको आमने सामने लाने की। सर देखें, इंटरनेट पे जो चीज़ आ जाए, नहीं ठीक है, इंटरनेट पे जो चीज़ आ जाए, टीवी पर आ जाए, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। सर इमरान खान साहब ने खुद अपनी इनकार्सिनेशन यानी अपनी कैद का, अपनी बीवी की कैद का बाकायदा जिम्मेदार आर्मी चीफ को ठहराया, जो खतूत लिखे उसमें आर्मी चीफ का नाम लिया। अब अगेन सर, वो समझते हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, करने वाले आर्मी चीफ हैं। अगेन ये तो आपका बराह रास्त एक तसादुम है सर। उसमें अगर आप कहें कि कोई और करवा रहा है, फिर एक और भी यहाँ पे सवाल उठता है कि इतनी बड़ी जमात, उसका इतना बड़ा लीडर, वो बच्चे थोड़े ही हैं कि एक पीपल्स पार्टी उठेगी, नून लीग उठेगी और आपकी फौज से लड़ाई करवा देगी। आप सब बाशऊर तजर्बाकार लोग हैं सर, आपको पता है कि आपने लड़ाई नहीं करनी तो नहीं करनी। देखिए, हमेशा से एक एंगेजमेंट तमाम सियासी जमातों की एस्टैब्लिशमेंट से रहती है, क्योंकि राब्ताकारी तो होनी चाहिए। अगर एक न्यूक्लियर मुल्क है और उसकी ताकतवर फौज है और उसमें एक सिविलियन गवर्नमेंट है या बड़ी जमातें हैं, तो अगर जब राब्ता टूटता है तो फिर तो कंफ्यूजन फैलती है, फिर तो मसले बनते हैं। इसलिए एंगेजमेंट आपकी हमेशा रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप फौज को लाके सियासत में बैठा दें या उनसे डीलें करवाते फिरें। जब भी माजी में ऐसा हुआ, उसका नतीजा गलत निकला है। तो अगर खान साहब को जो रिजर्वेशंस हैं, जो इसका आपने इजहार किया है, बरमला खान साहब ने कई बार इसका जिक्र किया है, तो उस पर मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी एक एंगेजमेंट होनी चाहिए कि जो अगर कोई गलत फहमी है उसको दूर कीजिए। बाकी कोई हमारी तरफ से ये एक्सपेक्ट नहीं करा कि एस्टैब्लिशमेंट आके हमें कंधा दे और हमें बिठाए। हम ये नहीं कह रहे। व्हाट वी आर सेइंग इज कि चेंज आओ, पाकिस्तानी अवाम से फैसला कराते हैं, जो वो कर चुके हैं 8 फरवरी को। जो फैसला है पाकिस्तानी अवाम का, उसको मन इम्प्लीमेंट कर दें। और एक और भी चीज है, देखें, थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। वक्त बड़ा कम रह गया सर वैसे। जी बस वक्त तो खैर सबके पास कम रह गया। अगर हमें 1.25 साल जो हमारा रहता था पूरा करने दिया जाता, हम परफॉर्मेंस पे जज होते, कोई जज्बाती नारा ना होता, हम परफॉर्मेंस पे जज होते। और अगर अवाम समझती कि इमरान खान साहब ने डिलीवर किया तो वोट करते, नहीं है तो पीपल्स पार्टी। वो भी आप शुक्र करें कि नहीं हुआ सर, ट्रस्ट मी अली साहब, इस पे बहस कहीं और निकल जाएगी। मैं शुक्र नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह अगर करता है इस तरह के परफॉर्मेंस पे वोट पड़ता तो आहिस्ता आहिस्ता सफाई होगी, नई लीडरशिप, एस्टैब्लिशमेंट भी सियासत के गन से दूर होगी। सर मुझे एंड करने का कहा गया है ताकि जज्बाती नारे ना आए। ठीक अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब अली मोहम्मद खान साहब का, उन्होंने हमारे प्रोग्राम तक। नाज़रीन, आपको याद होगा खलीलुर रहमान कमर साहब को अगवा किया गया, वो बाजियाब हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनको अगवा करने वाली एक खातून, उनके साथ चंद लोग थे और एक मरकजी मुलजिम है, उसका नाम है इमरान रजा, वो अगवा करने में शामिल था। दोस्तों, हसन रजा ने हमारी टीम से, माज़रत के साथ, हसन रजा ने हमारी टीम से रब्ता
करके कहा कि वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। उन्होंने ये दावा किया कि जो कुछ खलीलुर रहमान कमर कह रहे हैं वो झूठ है, आप मेरा सच भी सुने। तो नाज़रीन, इस वक्फे के बाद हमारे साथ इस केस के मरकजी मुल्जिम हसन रजा भी होंगे जो कि आके अपना सच बताना चाहते हैं। उनसे हमने इससे पहले भी अपील की थी कि आप अभी फरार हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपको खुद तो कानून के हवाले करना चाहिए। वो भी होंगे। और एक आखिरी बात बता दूं आपको कि आज हमारा तय था कि खलीलुर रहमान कमर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्होंने आखिरी वक्त पे इनकार कर दिया, हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। बहुत हमने कोशिश की कि वो हमारे शो में आ जाएं। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि इन साहब का क्या कहना है। ब्रेक के बाद हाजिर हैं इस केस के मरकजी मुल्जिम हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। खलीलुर रहमान कमर को अगवा करने के केस में इनका नाम मरकजी तौर पर लिया जा रहा है। हसन रजा साहब, आपका ताल्लुक क्या था खलीलुर रहमान कमर साहब से? क्यों अगवा किया आपने? क्या किरदार है आपका इस पूरे खेल के अंदर? हाँ, मेरा ताल्लुक इनसे क्या है अब मैं बताता हूँ। जो ज़ीशान खान है, ये और मैं कारोबार इकट्ठा करते हैं। हमारा प्रॉपर्टी का है, ममनून भी है, ममनून के साथ भी मेरा बिजनेस का है, हिसाब किताब मैं इनके साथ काम करता हूँ प्रॉपर्टी वगैरह का। और ये जो आमना है, ये आमना बेसिक ज़ीशान की दोस्त थी और फिर वो हम चूँकि इकट्ठे वगैरह भी हो जाते हैं तो उसी की दोस्ती और उसी की रेफरेंस से फिर सलाम दुआ मेरी भी हो गई, ममनून भाई की भी होगी। हाँ, ये जो कह रहे हैं कि ये लोग हम कमज़ोर फैमिलियों से बिल्कुल नहीं है। ममनून भी अच्छे घर का और ज़िम्मेदार फैमिली से है और प्रॉपर्टी का काम करता है। ज़ीशान खान भी सारी ज़िंदगी बाहर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा है और उसका भी ये टॉन है, टॉन को वो चला रहा है और प्रॉपर्टी का करता है और रियल एस्टेट के नाम पे उसकी कंपनी है। हम सारे आपस में लिंक्स ऐसे नहीं हैं। और जो दूसरे हैं, जैसे वो बेचारे फलक शेर को पकड़ा, वो भी एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलर है। बाकी मेरे मुलाजिम हैं जिनका वो मियाँ वगैरह, और जवेद मेरा मुंशी है, जैसे हमारे गांव में वो हिसाब किताब होता है। और इन बेचारों को भी मेरी गाड़ी से उठाया। यार अफसोस की बात ये है कि मेरे घर से, मेरे डेरे से ये वो क्या नाम ब्रीफ केस, मेरा सारा सामान वो ये लेके चले गए। अच्छा, लेकिन आप सवाल यहाँ पे ये हसन रजा साहब, पुलिस ने कहा है कि आपने खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप किया, आपके और आपके साथियों ने, और आपका एक ग्रुप है जो कि ब्लैकमेलिंग ग्रुप के नाम से मशहूर है। आप बाकायदा ब्लैकमेलिंग करते हैं और इसके जरिए आप करोड़ों रुपए कमा भी चुके हैं। ये जो पुलिस कह रही है कि मेरा कोई गैंग या मैंने करोड़ों रुपए कमाए, ये जी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मेरी कोई गैंग नहीं। हाँ, अलबत्ता हम सियासी फैमिली से हैं और मेरे कोई इधर मुकामी फड्डे शड्डे थे, उनकी वजह से मेरे साथ एक दो गनमैन ज़रूर होते हैं। इसके अलावा मेरा कोई गैंग नहीं। सीधा साधा ज़िम्मेदार फैमिली से हूँ। अल्लाह का शुक्र है, 100 एकड़ का मालिक भी हूँ। तो मुझे क्या ऐसी ज़रूरत है, मुझे अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ऐसा कोई बात नहीं, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस ये भी कह रही है कि जो आपकी क़यादत में, यानी आप लीडर हैं, उसके मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसमें जो हनी ट्रैप करने वाला गिरोह है आपका, वो सबसे पहले करता ही यही है। पहले लोगों को वो वर्गलाता है, उनको बुलाता है, फिर उनकी वीडियोस बनाता है नाजेबा हालात में, शराब पीते हुए जैसे भी, और फिर वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करता है। ये आपका तरीका वारदात है। और आप लोगों ने पहले आमना अरूज के साथ खलीलुर रहमान कमर साहब की वीडियो बनाई, फिर ब्लैकमेल करके आपने रकम का तकाजा भी किया। तो क्या खलील कमर साहब की कोई वीडियो बनी है? पहले तो ये खलील साहब की अगर आप निकालें ना वो उसके मोबाइल का CDR, तो चेक तो ये होगा कि वो उस लड़की को फ़ोन, वो लड़की इसको फ़ोन कर रही है कि ये लड़की को कर रहा है। और रही वीडियो की बात, बिल्कुल इसकी है
डेढ़ घंटे की 2 वीडियो हैं जिसमें ये उससे फिजिकल होना चाहता है। अच्छा। और लड़की दोनों दफा बहाने बना के इसको टालती है। और ये लड़की ने हमें यही बताया था, मुझे और ममनून भाई को। हाँ, ममनून भी अच्छी फैमिली से है, तो ये बिल्कुल उसकी वीडियो है। उसको हमने कहा भी था कि ये तेरी वीडियो, और हम मीडिया पे देने वाले थे। मुहर्रम की वजह से मैंने कहा 10 मुहर्रम के बाद देंगे। तो अच्छा। बाकी हमारा ना कोई मुतालबा था इससे। ये तो उन दोनों वीडियो में शराब पी के जितनी बदतमीजी कर रहा है, और वो भी आप इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे। इन्होंने तो वो सारी चीजें लेके चले गए हैं, मगर एक मेमोरी कार्ड में मैंने वो 2 वीडियो कुदरती रखी हुई थी और अच्छा। वो बच गया है। और इंशाल्लाह वो जब सामने आएगा तो खलील साहब आपके साथ क्या होगा फिर मुझे अंदाज़ा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट आपके साथ क्या करेगी। और ये हमारी पुलिस भी इंशाल्लाह मुझे ये यकीन है, इनको गलत चीज़ दिखाई गई है। और ये क्योंकि राइटर थे, अच्छा इन्होंने वो कहानी हमारी लेके छोड़ी और अब मासूम बन के बैठे हैं। हाँ, वो शराब पीकर बातें मैं तो नहीं कर सकता। खलील साहब आप क्या कर रहे हैं? यानी आप कह रहे हैं खलील कमर साहब की वीडियोस हैं, और आप ये भी दावा कर रहे हैं वीडियोस सामने भी आएंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस ने एक एफआईआर बनाई है, बड़ी ड्रामाई सी एफआईआर है कि ऐसे घेरा आपने कमर साहब को, ऐसे घेरा आपने खलील कमर साहब को, आपने मिलके, आमना अरूज ने मिलके घेरा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कमर साहब ने खुद राब्ता किया था और खुद मिलना चाहते थे, इसलिए आमना अरूज ने उनको बुलाया। अच्छा, ये बताएं कि ये सब हुआ क्या? राबी पीरजादा साहब का मैंने बयान पढ़ा है अभी, वो कहती हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि ये हुआ क्या था? कमर साहब को आपने अगर नहीं बुलाया था तो वो खुद कहने पे आए थे, क्यों आए थे, क्या करने आए थे? जो किडनैप वाला मामला है, मैं सही बाकी ये अच्छा एक राइटर है, इसने वो भी एक स्क्रिप्ट बनाया, इसने बड़े तरीके से हमें बैरिया से निकाला। आप चेक कर सकते हैं वहाँ की फुटेज जो पुलिस ने हमारी तो निकलवाई है कि इसकी आंखें कब बंधी हुई थी, ये कब बंधा हुआ था, कोई ऐसा सीन नहीं, कोई किडनैप का इरादा नहीं था। जो बंदे यार किडनैप करते हैं, आप खुद सोचो कि वो हम इतने पागल थे कि हमारे मोबाइल हमारे पास हैं, हमारी गाड़ियों के नंबर जो हैं वो बिल्कुल सही लगे हुए हैं, और सारा मामला ऐसा नहीं भाई होता। और रही वो अरूज की बात, हाँ, उसके तो ये पाँव तक चूमता रहा है, मैंने अपनी आंखों से उस वीडियो में देखा। वो भाई इसने वो वीडियोस के लिए तो हमारे पे ये वाली एफआईआर करवाई है, और वो इसको एक अलहदा रंग दे दिया, इसको एक्सपोज होने दे। इसी वजह से मेरे मोबाइल वगैरह पुलिस ले जाती है, मेरे ब्रीफकेस ले जाती है, मेरे पास मेमोरी कार्ड, आईडी कार्ड तक नहीं है, मेरे लाइसेंस वेपन के सारा कुछ पुलिस ले गई। और इतना बताएं कि एलसीडी का क्या करना था, मेरे डेरे से वो एलसीडी तक उठा के। अच्छा, आमना अरूज ने तो व्हाट्सएप की चैट का स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दिया है। अब हुआ यह है कि उस स्क्रीनशॉट के अंदर अब वो अगेन उसकी तहकीकात पुलिस करेगी, उसके फॉरेंसिक करेगी फ़ोन का कि क्या वाकई ही ये स्क्रीनशॉट असल है या खुद साख्ता है। उस स्क्रीनशॉट में तो खलीलुर रहमान कमर साहब आमना अरूज की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, उनकी आवाज़ की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या ये हनी ट्रैप इसी को तो कहते हैं? ये तो पुलिस कह रही है हसन रजा साहब कि आप लोगों ने हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप में खातून ही तो इस्तेमाल होती है, अगर किसी मर्द को हनी ट्रैप करना हो तो क्या फिर ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है आप पे कि आप लोगों ने हनी ट्रैप किया? जी, आमना को बिल्कुल जी, ये खुद आमना को कॉल करता है। और हाँ, वो जो कि मॉडल थी उसने ये कहीं मिला, इसके पास नंबर भी था, और इसने वो काम करने के बहाने के लिए उसको ये कह रहा था कि आपसे मुझे मोहब्बत हो गई है, प्यार, यानी कि इसने खुद आमना को टच किया और बड़ा प्रेशर और जोर दिया है। और मजे की बात यह है, मैं इसका CDR का भी आप निकलवाए ना मोबाइल का, तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये खुद कॉल कर रहा है। फिर हाँ, जब ये वो कॉल रिकॉर्ड भी ममनून
जो है ना लड़का वो भी अवान फैमिली थे और अच्छे घर कहूंगा कि आप प्लीज अपने आप को पुलिस के हवाले जरूर कीजिए, अपने आप को कानून के सामने लेके आइए, यूं भफूर रहने से फायदा नहीं होगा। और एक दफा फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा खलील रहमान कमर साहब से, हमने आज भी आपने कमिट किया था कि आप तशरीफ लाएंगे, आप नहीं आ सके, आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में जरूर आइएगा और इनकी बातों का जवाब जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।